हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रतिलोम फलन की बात की थी। प्रतिलोम फलन या इनवर्स फंक्शंस, इस टॉपिक के बारे में बात की थी। और इसके अलावा हमने वहां पर किसी फलन के सहप्रांत में विद्यमान किसी अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना, ये सीखा था। दूसरी चीज, प्रतिलोम फलन की परिभाषा समझी थी। तीसरी चीज, किसी भी फलन का जब हम प्रतिलोम फलन बनाते हैं तो उस फलन का एकेकी आच्छादक होना क्यों आवश्यक है, यह जाना था। केवल एकेकी आच्छादक फलनों के ही प्रतिलोम फलन क्यों होते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। और प्रतिलोम फलन का प्रांत एवं परिसर क्या होता है, ये पढ़ा था। ये चार चीजें लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ी थी। अब यहां से आगे आज अपन शुरू करते हैं। और आज के लेक्चर में जो पहला टॉपिक है, जो पहली चीज है, वो है, आप लोगों को ध्यान होगा जब मैं फलन के बारे में आपको आइडिया दे रहा था, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता रहा था, तो मैंने बताया था आपको कि किसी भी फलन को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। अब जब फलन को व्यक्त करते हैं तो प्रतिलोम फलन भी क्या है, एक फलन है, इसको भी क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आज का जो अपना पहला पॉइंट है वो है क्रमित युग्मों के समुच्चयों के रूप में प्रतिलोम फलन। जो अपना पहला टॉपिक है आज का वो ये है, क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में हम किसी प्रतिलोम फलन को कैसे व्यक्त करते हैं। सपोज करो अपने पास एक फलन है f, a से b में परिभाषित। f है a से b में परिभाषित और ये फलन कैसा है, एकेकी आच्छादक है। ये जो फलन है ये एकेकी आच्छादक फलन है। स्वाभाविक सी बात है, इसका f इनवर्स b परिभाषित होगा। कहां होगा, b से a में परिभाषित होगा। एकेकी आच्छादक फलनों के प्रतिलोम फलन परिभाषित किए जा सकते हैं, इसलिए इसका प्रतिलोम फलन f इनवर्स b से a में परिभाषित होगा। चलिए मैं ये कहूं कि अगर ये जो मेरे पास फलन है ये क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में दे रखा है तो क्या होगा। क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में किसी फलन को इस तरीके से व्यक्त किया जाता है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। राइट, यहां पर ये क्रमित युग्म है जिसमें दो अवयव हैं। पहला अवयव प्रांत का, दूसरा अवयव परिसर का या सहप्रांत का। ओके, और इस संबंध के साथ ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक फलन हो गया जो क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में दिया हुआ है। अब देखिए, जब भी हम किसी फलन का प्रतिलोम फलन परिभाषित करते हैं तो क्या होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रतिलोम फलन का जो परिसर प्रांत होता है वो मूल फलन के परिसर के बराबर, और जो परिसर होता है वो मूल फलन के प्रांत के बराबर होता है। कल के वीडियो में अपन पहले ही ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर भी क्या हो रहा है, ये इसका प्रांत है
और यहां जाके ये बन गया सहप्रांत या परिसर। एक है कि आच्छादक फलन है, सिंपल सी बात है। तो परिसर और प्रांत सहप्रांत एक ही होंगे। जो इसका सहप्रांत था या परिसर था वो बदल गया किसमें? प्रांत। क्लियर? हमें यह भी पता है कि जब हम प्रतिलोम फलन को परिभाषित करते हैं तो कैसे होता है, एफ ए बराबर बी है अगर, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स बी बराबर ए। मतलब अगर ए का प्रतिबिंब बी है तो प्रतिलोम फलन के अंतर्गत बी का प्रतिबिंब ए हो जाएगा। तो क्या होगा यहां अपना, जब हम एफ इनवर्स को परिभाषित करेंगे तो ये जो अपना फलन है ये किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। जो प्रतिबिंब है वो आगे आ जाएगा और जो पहला अवयव है वो दूसरा अवयव हो जाएगा। मतलब प्रांत परिसर में बदल गया, परिसर प्रांत में बदल गया। कंडीशन क्या है, ऐसा होगा कब? ऐसा केवल उन क्रमित युग्मों के साथ होगा जो एफ में मौजूद हो। मतलब मूल फलन में जो क्रमित युग्म मौजूद है उनके अगर हम अवयवों की जगह बदल दें तो हमें एफ इनवर्स क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में मिल जाएगा। अब अगर हम इसके आधार पे क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में प्रतिलोम फलन की परिभाषा देना चाहें तो क्या आएगी? यदि एफ ए से बी में परिभाषित एक फलन है तो एफ इनवर्स उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिनको एफ के समुच्चय में विद्यमान क्रमित युग्मों के अवयवों को परस्पर बदल देने से प्राप्त किया जाता है। दोबारा सुनिए, यदि एफ ए से बी में परिभाषित एक फलन है, एक है कि आच्छादक फलन है, तो इसका प्रतिलोम फलन एफ के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम एवं द्वितीय अवयवों को परस्पर बदल देने से प्राप्त होने वाले क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। ओके, चलिए ये मैंने आपको क्यों बताया, इसके बेस पे हम चाहें तो कुछ एग्जाम्पल है, कुछ सवाल है उनको कर सकते हैं, इसलिए इसे बताना जरूरी था। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको इस चीज को समझाने का प्रयास करता हूं। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें एक समुच्चय दिया हुआ है ए, और ए क्या है, 1 2 3 4। एक दूसरा समुच्चय है बी, और बी क्या है, 2 5 10 17। एफ एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है ए से बी में, और एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें यहां पर इस फलन का प्रतिलोम फलन पता करना है कि परिभाषित है या नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर परिभाषित है तो क्या है। अपने पास इस सवाल को, सपोज करो यही सवाल एग्जाम में आता है, तो अपने पास इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका वो है जो बुक में दे रखा है, जिससे मैं अभी आपको पहले ये बताऊंगा। दूसरा तरीका भी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला काम अपन को क्या करना है, हम क्या करते हैं, ये मेरा प्रांत है, प्रांत के लिए अवयव लिए जाएंगे ए में से, और परिसर के रूप में हमें बी के अवयव मिलेंगे। तो हम सबसे पहले x बराबर 1 बिलोंग टू ए के लिए हम क्या करेंगे, f को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिख लेंगे। f1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। अब देखिए यहां ये b में मौजूद है, इसलिए ये इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर उस अवयव को हम छोड़ दें। x बराबर 2 बिलोंग टू ए, f2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5 बिलोंग टू बी। x बराबर 3 बिलोंग टू ए,
F3 बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10 बिलोंग टू D। क्या कर रहे हैं हम? इस फलन में मान रख रहे हैं, x की वैल्यू रख रहे हैं। x का मतलब प्रांत का अवयव। यहां से हम प्रांत में से अलग अलग अवयवों को लेकर इस जगह रख रहे हैं, दोनों जगह, और तब हमें जो मान मिल रहा है वो सहप्रांत में मिल रहा है। ओके, मतलब 1 का प्रतिबिंब 2, 2 का 5, 3 का 10, ऐसे ही x बराबर 4 बिलोंग टू A के लिए F4 बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 17 बिलोंग टू B। तो क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में हमारा F क्या हो जाएगा? 1 2 2 5 3 10 और 4 17। ये हमारा क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में हो गया। राइट। अब यहां अगर हम ध्यान से देखें तो एक अवयव के लिए हमें केवल एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रतिबिंब दो पूर्व प्रतिबिंब के साथ हो। इधर प्रांत के कोई से भी दो अवयव सहप्रांत में एक ही अवयव से जाकर नहीं संबंधित हो रहे हैं। ये मेरा A हो जाए, ये मेरा B हो जाए, 1 2 3 4, 2 5 10 17, 1 2 से, 2 5 से, 3 10 से, 4 17 से, ये हमारा F हो गया। सिंपल, ये देखने से ही पता चल रहा है एक एक ही भी है और आच्छादक भी है। एक का संबंध केवल एक से हो रहा है, कोई भी दो अवयव प्रांत के एक ही अवयव से जाके नहीं संबंधित हो रहे भी में, तो एक एक ही है, और सहप्रांत का कोई भी अवयव बाकी नहीं रह रहा, इसलिए आच्छादक है। चूंकि F एक ही आच्छादक है, दिख रहा है मैं F एक ही आच्छादक है, इसलिए F इनवर्स B से A परिभाषित है। तो पहला जवाब तो ये हो गया कि F इनवर्स B से A में परिभाषित होगा। राइट, इसके लिए प्रतिलोम फलन निकाला जा सकता है। अब आएगा क्या? F इनवर्स होगा क्या? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब भी हमें कोई फलन क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में दे रखा हो, ये क्रमित युग्म है और इनका समुच्चय हमें F के रूप में दे रखा है, तो ऐसे फलन का प्रतिलोम फलन निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इन अवयवों को पलट देना है। 2 1 5 2 10 3 17 4, ये हो गया हमारा F इनवर्स। अब जब मैंने फलन बताए थे तो आपको बताया था कि इसका प्रांत क्या है, F का प्रांत है, तो ये भी फलन और ये भी फलन। तो F का प्रांत कैसे निकालते हैं? क्रमित युग्मों के पहले अवयव का समुच्चय प्रांत कहलाता है, जो कि यहां पर क्या है, अपना A है। राइट, और परिसर क्या है? जो क्रमित युग्मों के दूसरे अवयव होते हैं उनका समुच्चय हमारा परिसर होता है, जो कि यहां पे हमारा B है। एक एक ही आच्छादक है, इसलिए परिसर और सहप्रांत बराबर है। यही रूल अगर हम इस पे लगा दें, ये भी तो फलन है, तो F इनवर्स पे लगा दें तो F इनवर्स का परिसर क्या हो जाएगा, प्रांत क्या हो जाएगा? क्रमित युग्मों के पहले अवयवों के समुच्चय। 2 5 10 17 ऑब्वियसली B है। ऐसे ही F इनवर्स का परिसर क्या हो जाएगा? क्रमित युग्मों के दूसरे अवयवों का समुच्चय। 1 2 3 4, जो कि क्या है, समुच्चय A है। थ्योरी में हमने पढ़ा है कि F इनवर्स का प्रांत, थ्योरी में हमने ये चीज पहले ही पढ़ी हुई है कि F इनवर्स का जो प्रांत होता है वो F के परिसर के बराबर होता है। देख रहे हो आप लोग, है। और F इनवर्स का जो परिसर होता है वो F के प्रांत के बराबर होता है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हो रहा है।
क्लियर? तो क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में अगर हमें कोई फलन दे रखा है तो उसका हम या इस तरीके से ज्ञात करना है तो इस तरीके से हम किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं, राइट? चलिए मैं इसी एग्जांपल को दूसरे तरीके से करके बताता हूं। हमेशा ऐसा अपने लिए पॉसिबल हो, ये सरल है तरीका, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल हो इस तरीके से ज्ञात करना ये संभव नहीं है। अगर सपोज करो इसमें हमें इसमें तो समुच्चय दे रखा था, छोटा था, परिमित था, उसके लिए अपन वैल्यू निकाल सकते थे, इसलिए हमने इजीली इसके लिए एफ निकाला और फिर एफ इनवर्स निकाल दिया। सपोज करिए किसी क्वेश्चन में या किसी अपने पास ये जो समुच्चय है प्रांत और प्रांत वाले या अपरिमित हो, इनमें अवयवों की संख्या अनंत हो, तब तो हम एफ को नहीं बना सकते। एफ को हम ऐसे क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में तो नहीं लिख सकते। फिर तब हम क्या करेंगे, मैं पहले इस एग्जांपल से ही समझा रहा हूं, नेक्स्ट जब क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो आगे और भी डिटेल में बात करेंगे। हम भूल जाते हैं, हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल रहे। सबसे पहला काम हमें किसी भी फलन को एक एक ही आच्छादक प्रूव करना है। जब भी हम प्रतिलोम फलन निकालेंगे तो हमारा पहला काम क्या होगा, हमें यह सिद्ध करना होगा कि जो हमारा फलन है वो एक एक ही आच्छादक होना चाहिए। हम भूल जाते हैं कि ए और बी दे रखा है, मान लीजिए हमें नहीं दे रखा है, या ना तो ए दे रखा है और ना बी दे रखा है। या चलिए हम दूसरे एग्जांपल से बात करते हैं, एक और एग्जांपल है उसको लेते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है ये है अपना एफ दे रखा है आर से आर, एफ आर से आर में परिभाषित है, और एफ एक्स दे रखा है 3x + 4। चलिए भाई, वहां तो आपके पास प्रांत और परिसर दोनों ही परिमित थे, प्रांत और सहप्रांत के जो समुच्चय थे परिमित थे। आपने वैल्यू निकाल ली, क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में बना लिया और फिर उसे देख लिया कि एक एक ही आच्छादक है, पलट के लिख दिया तो प्रतिलोम फलन निकल गया, प्रांत भी निकाल दिया, परिसर भी निकाल दिया। अब जरा सोचिए इस क्वेश्चन में हम ये कैसे करें। इसमें तो हमारा जो प्रांत है उसमें ही अवयवों की संख्या अनंत है, कहां तक वैल्यू निकालेंगे, कैसे क्रमित युग्मों को पलटेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे सवालों में प्रतिलोम फलन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम फलन को एक एक ही आच्छादक प्रूव करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, हम फलन को एक एक ही प्रूव करेंगे, फिर आच्छादक प्रूव करेंगे, तब हम लिखेंगे कि फलन एक एक ही आच्छादक है, और एक एक ही आच्छादक है इसलिए इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, और प्रतिलोम फलन की परिभाषा का प्रयोग करके हम फिर उस प्रतिलोम फलन को परिभाषित करेंगे और उसके जरिए हम इसके लिए प्रतिलोम फलन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे हम एक एक ही प्रूव करने का, इसीलिए एक एक ही आच्छादक को समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि प्रतिलोम फलन में ये काम आएगा। अब फलन को एक एक ही कैसे प्रूव करना है, तो देखिए मैं आपको क्लियर समझा दूं। जब भी हमें किसी फलन को एक एक ही प्रूव करना है तो हमें प्रांत के अवयव लेने होते हैं, राइट? जब हम आच्छादक प्रूव करेंगे तो हमें सहप्रांत के अवयव लेने होंगे, ठीक है? तो आच्छादक का जो गुण है या आच्छादक जो फलन है वो सहप्रांत से बिलोंग करता है और एक एक ही प्रांत से। चलिए, माना कि प्रत्येक x1 x2 बिलोंग टू R, हमने क्या किया, प्रांत, इस वाले प्रांत R के दो अवयव ले लिए। यहां मैंने प्रांत लिख दिया है जिससे आप समझ पाओ कि हम कौन से R में से ले रहे हैं, दोनों ही R है, प्रांत भी और सहप्रांत भी। हमने यहां प्रांत R के दो अवयव ले लिए, x1 और x2। और ये मान लिया कि इन पर जो फलन का मान है, फलन का मान मतलब x1 पर फलन के मान को fx1 कहेंगे। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि असल में ये जो चीज लिखी होती है fa बराबर b, इसका मतलब क्या होता है, a पर इस फलन f का मान b है, राइट? तो fa कह लो या b कह लो, बात एक ही है। तो हमने ये मान लिया कि फलन का मान इन दोनों बिंदुओं पर x1 पर और x2 पर कैसा है, समान है। fx1 किसके बराबर है, fx2 के बराबर है, राइट? ऐसा हमने मान लिया।
अगर हमने ऐसा मान लिया है तो सिंपल सी बात है, fx1 पे फलन का मान क्या होगा? जब फलन x का है तो हमारी वैल्यू है 3x प्लस 4। अगर ये y का हो जाता तो फलन की वैल्यू हो जाती 3y प्लस 4। अगर मैं ये कहूं कि ये जो लिखा हुआ है 3x, जब x का फलन है तो 3x प्लस 4, y का हो जाता तो हम क्या करते, x की जगह y रख देते। अगर सुरेश का हो जाता तो क्या लिख देते, 3 सुरेश। सिंपल सी बात क्या है, हमें क्या करना है, जो वैल्यू यहां पुट करनी है वही वैल्यू दूसरी साइड में भी x की जगह पे रख देनी है। तो इसी तरीके से अगर फलन x1 का हो गया या हमें x1 पर इसका मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3x1 प्लस 4। ऐसे ही अगर हमें x2 पर इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 3x2 प्लस 4। राइट, ये मान हो गए हमारे fx1 और fx2, x1 पर फलन का मान और x2 पर फलन का मान। राइट, अब हमने पहले ही मान लिया है कि ये दोनों मान कैसे हैं, बराबर है। तो यहां हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को रख देंगे बराबर है, क्योंकि हम ये मान चुके हैं कि ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, बराबर है। तो हमने इनको यहां ऐसे रख दिया, 3x1 प्लस 4, 3x2 प्लस 4। अब जरा बताइए मुझे, दोनों साइड में 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या आएगा, 3x1 बराबर 3x2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 3 से 3 कटेगा तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। जब भी हम ऐसा प्रूव कर देते हैं कि किन्हीं बिंदुओं पर फलन का मान बराबर है और वो बिंदु भी बराबर है, तो इसका मतलब होता है कि वो फलन एकेकी है। कैसा है, अगर हमने जिन बिंदुओं पर फलन के मान को बराबर माना और वो बिंदु बराबर आ गए तो इसका मतलब वो फलन कैसा कहलाएगा, एकेकी कहलाएगा। तो यहां हमारा ये फलन एकेकी हो गया। अब एकेकी प्रूव कर दिया, अब हमें आच्छादक प्रूव करना है। आच्छादक प्रूव करने के लिए सहप्रांत का अवयव लेंगे। इसका एकेकी के लिए प्रांत के अवयव लेते हैं और आच्छादक के लिए सहप्रांत का अवयव लेते हैं। माना कि स्मॉल y बिलोंग टू r, कौन सा r, जो सहप्रांत को प्रदर्शित कर रहा है वो वाला, राइट। इस प्रकार है कि हमने ये मान लिया कि सहप्रांत में कोई अवयव है y और वो इस प्रकार से है कि fx बराबर y है, मतलब उस फलन का जो पूर्व प्रतिबिंब है वो प्रांत में x है, ऐसा हमने मान लिया। ओके, जो हमारे पास fx का मान है उसे उठाकर हम यहां रख देंगे। रख दीजिए, 3x प्लस 4 बराबर y। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, 3x बराबर y माइनस 4 और x बराबर y माइनस 4 अपॉन 3। यहां तक करने के बाद अपना जो कार्य है वो क्या है, हमें ये देखना है कि अगर हम यहां पर y का मान रखें, किसमें से, इस दूसरे वाले r में से, सहप्रांत में से अगर हम y की वैल्यू यहां रखें तो क्या हमें x का जो मान मिलेगा, जैसे सहप्रांत में y की जगह हमने 12 रख लिया, राइट, या 11 रख लिया या 13 रख लिया, चलिए 13 रख लिया y की वैल्यू। सिर्फ एग्जाम्पल है, अनंत अवयव है, इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं फिर समझाने के लिए। तो जब हमने ये वैल्यू यहां रखी तो 13 माइनस 4 बटे 3 या x बराबर 9 बटे 3 या x बराबर 3। तो क्या जो x का मान है वो हमारा प्रांत में मौजूद है, यहां प्रांत हमारा r है, तो क्या है सर, r में, कौन से में, प्रांत वाले में मौजूद है। अगर ऐसा होता है और ऐसा सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए होता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो फलन है वो आच्छादक है। अब यहां अगर मैं y की कोई सी भी वैल्यू रखूं,
इस सह प्रांत में से y का कोई सा भी मान रखूं, मुझे जो भी चीज मिलेगी, जो भी मान मिलेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए मुझे जो x का मान मिलेगा वो इस प्रांत में मिलेगा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, बिलोंग टू R। कौन सा R? सह प्रांत। क्या बिलोंग कर रहा है, यहां y का मान जो हम सह प्रांत में से रख रहे हैं उस पर जो x का मान मिल रहा है वो इस R में मौजूद है। सॉरी, सह प्रांत नहीं, प्रांत। प्रत्येक y बिलोंग टू R, सह प्रांत। इसको बड़े अच्छे से समझिए, बस यही वो स्टेप है जो समझना है आपको लोगों को। अगर आपने ये स्टेप अच्छे से समझ लिया है तो आपको आच्छादक प्रूव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने जब x का मान y के पदों में निकाला तो y ऑब्वियसली किसका अवयव है, सह प्रांत का अवयव है। तो हम y का जितने भी मान लें, मतलब सह प्रांत में से y के रूप में हम कोई सा भी मान लें, अगर उस वैल्यू को हम यहां पुट करें, रख दें, तो x का मान हमें अगर प्रांत में मिल जाए तो इसका मतलब यह है कि फलन हमारा आच्छादक है। अगर नहीं मिले तो हम लिख देंगे कि प्रत्येक y बिलोंग टू सह प्रांत के लिए x प्रांत में मौजूद नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। ओके, चलिए यहां तो मौजूद है तो यहां हम क्या लिख देंगे, इसका तात्पर्य है कि f का जो परिसर है वो कैसा है, इक्वल टू f का सह प्रांत है। मतलब हर एक अवयव के लिए अगर पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है तो सिंपल सी बात है कि सारे अवयवों के लिए कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब होगा। इसका मतलब पूरा का पूरा सह प्रांत परिसर हो जाएगा। और जब भी ये कंडीशन आ जाएगी कि f का परिसर f के सह प्रांत के बराबर है तो हम कहेंगे f आच्छादक है। तो हमारा यहां क्या प्रूव हुआ कि f एकेकी भी है और f आच्छादक भी है। ओके, अभी आगे चलते हैं अपन। हो गया बस सवाल लगभग। चूंकि f एकेकी और आच्छादक दोनों है, इसलिए f एक एकेकी आच्छादक फलन है। लीजिए, हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई। कोई भी प्रतिलोम फलन कब परिभाषित होता है, जब वो एकेकी आच्छादक होता है। और यहां हमारा ये प्रूव हो गया कि ये फलन एकेकी आच्छादक है, इसलिए इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित किया जा सकता है। लीजिए भाई, अतः f इनवर्स कहां होगा, देखिए यहां समुच्चय एक जैसे हैं, लेकिन वास्तविकता में जब हम फलन का प्रतिलोम फलन परिभाषित करते हैं तो समुच्चयों को पलट देते हैं। तो यहां भी पलटा है लेकिन पता नहीं चल रहा, राइट। f इनवर्स R से R परिभाषित होगा। लीजिए, एक आंसर आ गया अपना कि क्या f इनवर्स परिभाषित होगा। तो f इनवर्स परिभाषित होगा R से R में। और f इनवर्स की परिभाषा क्या कहती है, f इनवर्स की परिभाषा कहती है x बिलोंग टू R। कौन सा R, प्रांत, इसका प्रांत, राइट। या इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, इसका नहीं, ऊपर वाले का प्रांत।
x बिलोंग टू R, f का प्रांत, किसका प्रांत? f का, तथा y बिलोंग टू R, f का सह प्रांत के लिए, मतलब इसके अवयव x और इसके अवयव y के लिए क्या कंडीशन हो सकती है? fx बराबर y डबल इंप्लीकेशन f इनवर्स y बराबर x, यही तो है प्रतिलोम फलन, राइट। अब हम वापस इस पे आ जाते हैं, इसे हम 1 नंबर दे देते हैं, सही है। तो fx बराबर अगर y है तो fx की वैल्यू हम यहां रख देंगे, चूंकि fx बराबर y का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है इसका? कि 3x प्लस 4 ये किसके बराबर होगा? y के, राइट। जो काम हमने अभी वहां किया था लगभग वैसा ही काम यहां कर रहे हैं, बस एक स्टेप बदलेगा बाद में लास्ट में। अब देखिए x की वैल्यू निकाल ली हमने, यहां समीकरण 1 से x का मान कितना है उसे यहां रख देंगे, f इनवर्स y बराबर x की वैल्यू क्या है? f इनवर्स y है, y माइनस 4 अपॉन 3 समीकरण 1 से, ओके। अब देखिए ये हमारा हो गया प्रतिलोम फलन, ओके। जनरली होता क्या है कि अपन जब भी फलन को परिभाषित करते हैं तो प्रांत के अवयवों को x से और सह प्रांत के अवयवों को y से प्रदर्शित करते हैं, या परिसर को। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हम यहां भी छोड़ देंगे तो हमारा सही है, गलत नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं सुविधा की दृष्टि से हम जनरल फलन की तरह से परिभाषित कर लेते हैं। कैसे? अतः f इनवर्स R से R और f इनवर्स x बराबर x माइनस 4 अपॉन, ये हो गया हमारा फाइनली उत्तर प्रतिलोम फलन। दोबारा समझ लीजिए इस बात को, अगर हम यहां भी छोड़ देंगे तो भी हमारा सही है, गलत नहीं है, लेकिन जनरली हम जब फलन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं fx बराबर y, मतलब प्रांत का अवयव x होता है, परिसर के रूप में हमें y मिलता है, तो ऑड ना लगे, चेंज ना लगे, इसलिए हम y को बदल के क्या कर रहे हैं? x रख रहे हैं। ये भी फलन ही है, प्रतिलोम फलन है, तो क्या हुआ? है तो फलन, और फलन के लिए अब तक हम क्या करते हैं? x इस्तेमाल करते आए हैं प्रांत के अवयव के लिए, इसलिए हमने इस y जहां जहां y आया वहां वहां पलट के x लिख दिया, और ये हमारा प्रतिलोम फलन परिभाषित हो गया है, ओके। चलिए इससे आगे चलते हैं अपन, आगे और भी ऐसे एग्जाम्पल सवाल आएंगे जिनके बारे में अपन बात करेंगे। अभी हम चलते हैं प्रतिलोम फलनों के गुणधर्मों की ओर। सभी प्रतिलोम फलनों के कुछ विशिष्ट गुणधर्म होते हैं, अब अपन उन गुणधर्मों की बात करते हैं। प्रतिलोम फलनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस। तो जब हम प्रतिलोम फलनों के गुणधर्म की बात करते हैं तो जो पहला गुणधर्म आता है, जिसे आपकी बुक में प्रमेय 1.4 के रूप में लिखा हुआ है, हम भी यहां प्रमेय 1.4 के रूप में ही लिख लेते हैं, बाकी अगर हम ना लिख के सिंपल गुणधर्म नंबर 1 डालना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये राइटर के लिखने का तरीका है कि उन्होंने इसे प्रमेय 1.4 लिख दिया, मतलब पहले चैप्टर की चौथी प्रमेय। बाकी ये कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि ये प्रमेय 1.4 ही कहलाएगी, इसे गुणधर्म 1 भी कह सकते हैं। तो जो पहला गुणधर्म है वो क्या कहता है कि किसी भी एकेकी आच्छादक फलन का
प्रतिलोम फलन जो होता है वो अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। एक एकेकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है। अब जरा इसका मतलब समझ लीजिए कि ये क्या कहना चाह रहा है, गुणधर्म पहले क्या कहना चाह रहा है उसको समझ लीजिए, तब हम गुणधर्म को प्रूव करेंगे या उसके बारे में बात करेंगे। ये कहना चाह रहा है कि अगर f हमारा a से b में परिभाषित एक फलन है, और किस तरीके का फलन है, एकेकी आच्छादक फलन। अगर ऐसा हो रहा है कि f a से b में परिभाषित एक एकेकी आच्छादक फलन है, तो इसका जो प्रतिलोम फलन परिभाषित होगा वो केवल एक होगा, एक से ज्यादा प्रतिलोम फलन परिभाषित नहीं किए जा सकते हैं। ओके, चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। हम ये देखते हैं थ्योरेटिकली हम ये चीज कैसे साबित कर पाते हैं कि ये गुणधर्म सही है। मान लीजिए हमारे पास एक फलन है f जो समुच्चय a से समुच्चय b में परिभाषित है और किस तरीके का है, एकेकी आच्छादक है। ओके, और हमने साथ में ये भी मान लिया कि g b से a तथा h b से a ये इस फलन के दो प्रतिलोम फलन हैं। क्या है, दो प्रतिलोम फलन। ये हमने मान लिया है, हमें सिद्ध ये करना है कि ये दोनों अलग अलग फलन ना होके वास्तव में एक ही फलन है। तो हमने f लिया a से b में परिभाषित, एकेकी आच्छादक लिया, दो और फलन ले लिए और ये मान लिए कि ये इस फलन के प्रतिलोम फलन है। राइट, चलिए पुनः माना के हमने क्या किया, हमने दो अवयव ले लिए किसके, प्रांत के। पुनः माना के स्मॉल y बिलोंग टू b। b यहां क्या है, b f का प्रांत या परिसर है और इन दोनों फलनों का प्रांत है। हमने क्या किया, माना कि y इस b का एक अवयव ले लिया और यहां प्रांत है दोनों का ही, इन दोनों के प्रांत में एक अवयव y जो है वो इस तरीके से विद्यमान है कि इस पर gx का मान gy का मान x1 तथा hy का मान x2। मतलब समझ लीजिए, देखिए अभी थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले फलन को भूल जाइए, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये मेरा समुच्चय है b और ये है मेरा a। तो जो g है वो यहां परिभाषित है और h है वो भी b से a में परिभाषित है। इसका कोई अवयव ले लिया हमने b का स्मॉल b, और हो क्या रहा है कि जब g परिभाषित है तो ये b किससे जुड़ रहा है, x1 से। ऐसा हमारा मान लिया है हमने। ऐसे ही अगर ये मेरा b और ये मेरा a, अगर ये h के अंतर्गत परिभाषित है तब हमारा ये किससे जुड़ रहा है, जाके x2 से। ऐसा हमने मान लिया है। तो हमने इस b का एक अवयव लिया है y और उस पर g प्रतिबिंब कितना है, x1, और h प्रतिबिंब कितना है, x2। अब देखिए
चूंकि जी एफ का प्रतिलोम है, हमने पहले से माना हुआ है कि ये जी क्या है, एफ का प्रतिलोम है, इसलिए जी वाई बराबर x1 का तात्पर्य, इसका मतलब क्या होगा, अगर f a से b में कोई फलन है तो f इनवर्स कहां परिभाषित होता है, b से a में, और fx बराबर y का क्या तात्पर्य होता है, f इनवर्स y बराबर x, ऐसा होता है प्रतिलोम फलन के केस में। यहां भी ऐसा होगा, बस फलन क्या, इसको हमने कर दिया है g और इसको कर देते हम जी इनवर्स। अब अपने पास जी इनवर्स का नाम क्या है, एफ है, या सिंपल सी बात क्या है, फलन का नाम हमने अलग अलग रख रखे हैं, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। यहां जी इनवर्स x1 बराबर क्या होता, y होता, राइट। अब जी इनवर्स असल में क्या है, जी का प्रतिलोम है, या f का प्रतिलोम g है तो g का प्रतिलोम f होगा, तो इसकी जगह अपने पास क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। अगर y पर g प्रतिबिंब x1 है तो x1 पर f प्रतिबिंब जो होगा वो y हो जाएगा। क्लियर। चलिए ऐसे ही h भी f का प्रतिलोम है, इसलिए क्या होगा, अगर hy बराबर x2 है तो y का h प्रतिबिंब x2 है, तो h2 का f प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, राइट। अब देखिए हमने पहले ही मान रखा है कि f क्या है, चूंकि f एक ही है, ये हमने पहले से बताया, हमें लिखा है गुणधर्म में भी कि एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है। तो f हमारा कैसा है, एक ही आच्छादक है, तो जब कोई फलन एक ही होता है तो क्या होता है, हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि x1 और x2 पर फलन का जो मान है वो कैसा है, बराबर है, एक ही है, इसलिए ये अवयव भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। x1 और x2 कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब आइए x1 की वैल्यू कितनी है, zy, और y1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी x2 की वैल्यू कितनी है, hy, प्रत्येक y बिलोंग टू b, राइट। अब देखिए जरा वापस आके, g का प्राण f, h का प्राण d, g का परिसर सॉरी सहप्राण a, h का सहप्राण a, दोनों के प्रांत समान, दोनों के सहप्रांत समान, और जो इनके प्रांत है उनके प्रत्येक अवयव पर इस फलन का मान भी समान है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब दो फलन तुल्य फलन होते हैं। तो क्या लिखेंगे, चूंकि g का प्रांत बराबर h का प्रांत, g का सहप्रांत बराबर h का सहप्रांत, और प्रत्येक y बिलोंग टू b, ये b है और ये a है। प्रत्येक y बिलोंग टू b मतलब प्रांत के प्रत्येक अवयव पर gy किसके बराबर है, hy के, मतलब फलन का मान भी बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसलिए g बराबर h, g और h कैसे हैं, तुल्य फलन है, इक्वल फंक्शन है, मतलब ये कि ये दो अलग अलग फलन नहीं है, ये एक ही फलन है। और यही हमें सिद्ध करना था। हमने क्या किया था, हमने दो अलग अलग प्रतिलोम फलन लिए थे और ये साबित कर दिया कि असल में वो अलग अलग नहीं है, एक ही है।
तो सिंपल सी बात है, ये हमारा गुणधर्म प्रूव हो गया कि एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम फलन जो होता है वो सदैव अद्वितीय होता है। दो प्रतिलोम फलन नहीं बनाए जा सकते, केवल एक ही निकलेगा। राइट, चलिए अब हम अगले गुणधर्म की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला गुणधर्म है दूसरा, उसे आपकी बुक में प्रमेय 1.5 के नाम से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम यहां से आगे। ओके, थैंक यू।